ओके, गुड इवनिंग अगेन स्टूडेंट्स। और मैं इंदु वर्मा, पीजीटी कंप्यूटर साइंस। जैसा कि हम पाइथन पढ़ते आ रहे हैं और कई सारी वीडियोस मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। और आज का जो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डाटा फ्रेम्स का, यानी पाइथन पांडास का जो डाटा फ्रेम डाटा स्ट्रक्चर है। तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं वो हमने इसमें फ्रेम किए हैं। तो बेसिकली यहाँ पर आज हम कुछ ऐसे पॉइंट सीखेंगे जैसे कि नई कॉलम्स ऐड करना, नई रोज ऐड करना, कॉलम डिलीट करना, रोज डिलीट करना, किसी एक इंडिविजुअल वैल्यू को एडिट करना, ठीक है, ड्रॉप कमांड, रीनेम करना, जो इंडेक्सेस एग्जिस्टिंग डाटा फ्रेम है उसको रीनेम करना। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम शुरू करते हैं। सबसे पहला कमांड जो हम करने जा रहे हैं, ये मैंने एक तो पहले आपके लिए ना यहाँ पर एक डाटा फ्रेम मैंने ऑलरेडी बनाकर रखा हुआ है, नहीं तो फिर वही ये डाटा फ्रेम तो आपको आ ही गया है बनाना। आप फिर भी देख लीजिए एक बार कि हमने 2D डिक्शनरी से ये डाटा फ्रेम बनाया है जिसमें की कॉलन वैल्यू पेयर लिया है और वैल्यूज जो हैं वो हमने लिस्ट के फॉर्म में ली हैं। ये डाटा फ्रेम बेसिकली एक एम्प्लॉय टेबल जैसा आप मान सकते हैं कि इसमें एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉयज की सैलरी है, जो थोड़ा लॉजिकल एक डाटा फ्रेम है जिससे कि आप जो कमांड्स करेंगे वो आपको साफ समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले हम जो सीख रहे हैं वो है एक बूलियन इंडेक्सिंग। अगर आपने कभी सुना है, बूलियन इंडेक्सिंग हमारा ट्रू फॉल्स में रिजल्ट हमें देता है। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि अगर आपको डाटा फ्रेम में से केवल वो वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करनी है, जैसे सैलरी कॉलम है तो सैलरी कॉलम से केवल वो वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करनी है जो 6000 से अबव हैं, तो जनरली हम क्या कमांड लिखते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। बच्चों की गलती भी थोड़ी सी बता देती हूँ जो बच्चे करते हैं, और देखने में आपको ये कमांड बिल्कुल ठीक लगेगा, ठीक है, लेकिन ये आउटपुट कैसा देगा वो भी आप थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने लिखा है यहाँ DF, और DF के बाद हमें पता है कि अगर हम सेल यहाँ पर लिखेंगे जो मेरी सैलरी कॉलम का एब्रीविएशन है, और यहाँ मैं अगर लिख देती हूँ 6000, तो ये हमें देखने में एकदम इस तरह लग रहा है कि हमें डाटा फ्रेम के सैलरी कॉलम से उन वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट करना है जो 6000 से ऊपर हैं। लेकिन अभी हो क्या रहा है, अगर हम इसको प्रिंट करते हैं, ठीक है, तो हमारा जो रिजल्ट है वो ट्रू फॉल्स में आ रहा है। और आप अगर इसको ध्यान से देखें तो जो इसका कॉलम का नाम है, आप आउटपुट विंडो में इधर मेरे साथ देखिए, ये हमारी आउटपुट विंडो है और इसमें हमारे कॉलम का नाम SAL दिखाया, ट्रू फॉल्स में रिजल्ट दिखाया, ऊपर की 3 वैल्यूज को ट्रू दिखाया है, 0 1 2 वाला जो इंडेक्स है वो क्योंकि 6700 8900 6500 है, फॉल्स दिखाया 2500 को और 5500 को, ठीक है। तो अपने लॉजिक से हमें रिजल्ट कंपाइलर ने एग्जैक्ट दिया है और डी टाइप भी बूल दिखाया है क्योंकि आपका रिजल्ट बूलियन में आया। लेकिन भाई हमें तो अपना जो इंटेंशन था हमारे इस क्वेरी का वो सॉल्व नहीं हुआ। हमें क्या चाहिए था, हम केवल उन वैल्यूज को लाना चाह रहे हैं जिनका जो वैल्यू मतलब जिनकी सैलरी 6000 से ज्यादा है। तो देखिए हम अपने क्वेश्चन में क्या चेंज करेंगे, प्रिंट DF, यहाँ अगेन आपको एक बार DF लिखना है और ऊपर जो हमने कमांड लिखा था बस उसे आपको कंटिन्यू कर देना है। बहुत ज्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड तरीके से नहीं समझाएंगे। अब देखिए, अब सिर्फ इतना सा चेंज करने से ये आपको क्या आउटपुट दिखा रहा है, ये जो हमारी 4 वैल्यूज थी 1 2 4 और 1 2 और ये वाली हमारी 0 1 2 एंड 4, 4 हमें रोज एक्सट्रैक्ट करके इसने दिखा दी हैं और उनके बारे में हमें सब बता दिया है कि 0 इंडेक्स का जो पर्सन है उसकी एम्प्लॉय आईडी ये है, नाम जया है और सैलरी 6000 से ऊपर यानी 6700 है। तो आई थिंक आई एम क्लियर, आपको समझ आ गया होगा, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट हम कमांड क्या करने वाले हैं कि आपको एक नया कॉलम ऐड करना है, ठीक है। टू ऐड अ, ये मैं कमेंट सेक्शन में इसलिए लिख देती हूँ ताकि आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लें तो आपको समझ आ जाए। टू ऐड अ न्यू कॉलम, राइट, आपको न्यू कॉलम ऐड करना है। तो एक नया कॉलम ऐड करने के लिए हम जो कमांड इस्तेमाल करते हैं तो उस कमांड में कुछ खास नहीं। आपको अभी हमारा जो करंट डाटा फ्रेम है वो ये है, एम्प आईडी, एम्प नेम और सैलरी 3 ही कॉलम है। तो मान लीजिए मुझे एक नया कॉलम ऐड करना है जिसका नाम है बोनस। तो हमने अपने डाटा फ्रेम का जो भी ऑब्जेक्ट है DF लिखा, उसके आगे अपने नए कॉलम का नाम दिया स्क्वायर ब्रैकेट्स में, और उसके आगे मान लीजिए मैंने वैल्यूज दे दी 2400, और हम इसको एक बार प्रिंट करके देखते हैं कि क्या ये ऐड हुआ या नहीं।
ठीक है। लेकिन इसको प्रिंट करने से पहले आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि ये जो बोनस के आगे हमने एक सिंगल वैल्यू दी है, तो इससे क्या होगा, क्योंकि सैलरी के आगे बोनस जो मेरा एक कॉलम है वो ऐड हो जाएगा, लेकिन मेरे पास जो रोज हैं वो इंडेक्स है 0 से 5, यानी टोटल 6 रोज हमारे पास हैं, वैल्यू हमने दी है सिर्फ एक। तो क्या होगा कि ये टोटल सारी रोज के लिए यानी सारे एम्प्लॉयज का सेम बोनस ये डिस्प्ले करेगा 2400 एंड ऑल सबके लिए। आपको एक बात और ध्यान रखनी है जो मैं आपको यहीं पर बताना चाहती हूँ, आप इसमें गलती नहीं करिएगा। अगर आप एक ही वैल्यू सारी रोज के लिए असाइन कर रहे हैं कॉलम में, तो आप उसे बिना लिस्ट के लिखिएगा, जैसे मैंने लिखा है ये 2400। अगर आप इसे लिस्ट में इनक्लोज करके लिखेंगे तो पाइथन इसको कंसीडर करेगा एक एरर की तरह, और वो आपको ये बताएगा कि लिस्ट में आपने सिंगल एलिमेंट डाला है जबकि यहाँ पर 6 एलिमेंट रिक्वायर्ड हैं। तो अगर आप एक सिंगल वैल्यू सारे इंडेक्सेस के लिए सेम रखना चाहते हो तो आप जो भी आपके नए कॉलम का नाम है DF बोनस इक्वल टू 2400 आप इस तरह से दीजिए। अब इसको रन करके देखिए, इसका इम्पैक्ट आ गया, यहाँ पर आपका बोनस जो है वो 2400 आ गया। इसी को हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं। अगर मुझे 2400 नहीं, सबके लिए 2400 नहीं, हमें सबके लिए इसको डिफर रखना है, 2400, 1000 और 1200 और 800 और हो गया 2300, 1 2 3 4 5 एंड वन मोर वैल्यू इज रिक्वायर्ड 1400। तो अब इसका इम्पैक्ट हम देख लेते हैं कि क्या ये हर इंडेक्स के लिए डिफरेंट वैल्यू आ रही है। तो यहाँ आप देख सकते हो कॉलम में कि मेरा एक नया कॉलम ऐड हो रखा है बोनस नाम से, और उसमें हर इंडेक्स के लिए एक डिफरेंट वैल्यू है। तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ आ गई। और इसके आगे हम नेक्स्ट जो कमांड करेंगे वो करेंगे एक नई रो ऐड करने के लिए, टू ऐड अ न्यू रो इन एन एग्जिस्टिंग डाटा फ्रेम। नई रो ऐड करने के लिए जैसे मैं आपको हर बार ये बात रिमाइंड कराती हूँ कि जब भी हम रो को एक्सेस करते हैं या हम रो में कुछ भी अपडेट करना चाहते हैं तो आपको उस रो के लिए LOC कमांड को लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर df.loc लिखकर अपना स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट किया, लेकिन यहाँ पर जब भी आप किसी भी क्वेश्चन में आप नई रो ऐड करेंगे तो आपको ये देखना पड़ेगा कि अभी एग्जिस्टिंग डाटा फ्रेम में लास्ट रो कौन से इंडेक्स पे खत्म हो रही है। वो जिस इंडेक्स पे खत्म हो रही है करेंटली हमारे डाटा फ्रेम में वो है 5। तो यहाँ पर आप रो का नंबर क्या लेंगे, गैस करिए, 6। ठीक है, कॉमा कॉलन, और ये जो LOC के आगे हम 6 कॉमा कॉलन दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम 6th इंडेक्स और सारे कॉलम्स के लिए ये जो सिंगल कॉलन 2 बिंदियां मैंने लगाई हैं कॉलन की, इसका मतलब ये होता है कि जो वैल्यू हम देने वाले हैं वो सारे कॉलम्स के लिए हैं। इक्वल करके आप इसे लिस्ट फॉर्म में दे दीजिए क्योंकि एलिमेंट एक से ज्यादा है। अब यहां भी हम लॉजिक से काम करेंगे कि हमारा जो एम्प्लॉय ID है वो सबसे पहले आएगा, है ना, तो वो लास्ट खत्म हुआ था E06 पर, तो हम यहां पर लेंगे E07 और इसी के आगे हम नॉर्मल बढ़ते जाएंगे। जैसे हम नाम कुछ भी इसके आगे ले लेते हैं, मान लीजिए प्रिया नाम है, ठीक है, तो हम यहाँ ले लेते हैं प्रिया, और एक इमेजिनरी डाटा है एक्चुअली, प्रिया नाम हमने ले लिया और इनकी सैलरी हमने ले ली 8700, और इनका बोनस भी, क्योंकि हम एक कॉलम नया ऐड कर चुके हैं तो बोनस हम ले लेते हैं इनका 1300। ठीक है, तो ये पूरा लेने के बाद अब हम इसको देखते हैं कि हमारे डाटा फ्रेम के चेंजेस किस तरह से शो हो रहे हैं। ओके, ये फ्यूचर वार्निंग जो है ये इस तरह से आ रही है। आपका डाटा ऐड हो गया है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी जो फ्यूचर वार्निंग है वो इसलिए आई है क्योंकि आने वाले वर्जन में जो हम अपडेशन में डाल देते हैं, आने वाले वर्जन में ये कुछ और कमांड इसके साथ चलेगी। लेकिन अभी फिलहाल के लिए आपका ये जो 6 जो मैंने हाईलाइट किया है आउटपुट में, 6th रो ऐड हुई है जिसका जो करंट डाटा है वो E07, नाम प्रिया, 8700। ओके, हम एक चीज यहाँ पर चेंज कर देते हैं, ये जो 8700 है इसको हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लेंगे तो ये वार्निंग भी हमारी हट जाएगी। ठीक है, 8700 हमने ले लिया और ये 1300 भी हम
यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे बोनस में ऐड हो गया। तो ये तरीका है हमारे नई रो को ऐड करने का। अब नई रो को हम ऐड कर चुके हैं, इसके आगे हम कमांड में बढ़ेंगे कि अगर आपने गलती से किसी का नाम कुछ और लिख दिया है और आपको नाम कुछ और लिखना था, या सैलरी आपने गलती से कुछ और लिख दी है, अब आपको उसे अपडेट करना है, राइट। जैसे आप अपने एसक्यूएल में भी आपको ध्यान होगा, वो अपने 11th में भी पढ़ा है और हो सकता है आपने 10th में अगर आईटी लिया तो वहाँ भी पढ़ा हो। तो एसक्यूएल में भी हम अपडेट करते हैं या हम मॉडिफाई करते हैं डाटा को। तो किसी इंडिविजुअल डाटा को एडिट करने के लिए आपको क्या करना है। अब उससे पहले आप ये समझिएगा कि ये जब भी हम टेबुलर फॉर्म में काम करते हैं तो ये एक तरह से एक्सेल का भी स्ट्रक्चर होता है। तो एक्सेल में भी खास बात क्या होती है कि हर डेटा का, सैम एक डाटा है, 2500 एक डाटा है, E05 एक डाटा है, हर डाटा को एसेस करने के लिए उसका एक सेल एड्रेस होता है। तो यहाँ हम सेल एड्रेस इमेजिन करते हैं रो नंबर और कॉलम के नाम या नंबर से, ठीक है। तो क्योंकि हम फिर से रो में जा रहे हैं, रो के पास जा रहे हैं, रो को एसेस कर रहे हैं, तो df.loc से आपका कमांड स्टार्ट होगा। अब यहाँ पर हम ले लेते हैं कि हमने ये जो नाम लिए हुए हैं जया, नेहा, रिया, तो हम रिया का मान के चलते हैं कि ये रिया जो है ये रिया नाम नहीं था, रियांश नाम था, और हमने गलती से रिया देखा और हमने टाइप कर दिया। अब डाटा फ्रेम बन चुका है, सेव भी हो चुका है, प्रोसेस भी हो चुका, पर हमें एग्जिस्टिंग डाटा फ्रेम में चेंज करना है। इन शॉर्ट हमें रिया का रियांश करना है। तो रिया का रियांश हम तब करेंगे, हमें पता है इसका जो इंडेक्स नंबर है वो 2 है और एम्प्लॉय का नेम, मतलब ये एम्प नेम जो है इसके कॉलम का नाम है। बस 2 चीजों का पता आपको होना चाहिए। वो हो गया 2, ये हमने रो नंबर दे दिया, और यहां हमने एम्प नेम दे दिया, ठीक है। 2, एम्प नेम इक्वल टू, और यहां पर हम नाम दे देंगे रियांश, ठीक है। और इसके बाद हम इसका एक बार आउटपुट देख लेंगे अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कि ये रिया का रियांश हुआ है या नहीं। तो ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो सेकंड नंबर पे है रिया की जगह हमने रियांश चेंज कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है ये, इसको आप बहुत ध्यान से करिएगा, इसमें गलती नहीं करिएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट कमांड करने वाले हैं डिलीट करने के लिए कॉलम को, ठीक है। जब भी वही बात है, जब भी हम टेबल में डील करते हैं तो हर जगह पर कमांड्स जो हैं वो टेबल को बनाना, टेबल में ऑल्टरेशन करना, कॉलम डिलीट, रो डिलीट, कॉलम ऐड, रो ऐड, ये जनरल कमांड्स हैं। इन सब को आपको बहुत अच्छे से सीखना है, जैसे आपने एसक्यूएल में सीखा होगा। तो अभी आ जाता है कि अगर आपको किसी एग्जिस्टिंग रो को डिलीट करना है, ठीक है। पहले हम रो को डिलीट करके देखेंगे कि रो हमारी डिलीट होती है या नहीं। आप हमेशा से अपने डाटा फ्रेम्स के जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या पाइथन पैंडास के लिए आप बुक को रेफर करेंगे या आप 10 इयर्स के मॉडल पेपर्स उठाएंगे, उसमें 2 चीज़ें आप हमेशा पढ़ेंगे। वो ये हैं कि रो को डिलीट करने के लिए ड्रॉप कमांड का यूज़ करिए, ड्रॉप फंक्शन का यूज़ करिए, और कॉलम को डिलीट करने के लिए डेल कमांड का यूज़ करिए, ठीक है। इन 2 बातों का ध्यान रखिएगा। अभी हम फिर उसमें और आगे बढ़ेंगे, फिर मैंने आपको ये बात क्यों बताई है आप इस बात को भी समझ पाएंगे, ठीक है। तो देखिए अभी मैंने ये 6th नंबर की जो रो डाली है, मान लीजिए मुझे इसे डिलीट करना है, तो इसे डिलीट करने के लिए df इक्वल टू df डॉट ड्रॉप, ड्रॉप एक फंक्शन है तो ये इस तरह से आएगा, और स्क्वायर ब्रैकेट में आप अपनी रो का नंबर दे देंगे। स्क्वायर ब्रैकेट में हमने रो का नंबर दे दिया और हमने प्रिंट करा अपने df को, ठीक है। ये देख लीजिए कमांड 21 नंबर पे हमने ये कमांड दी है, आपने जो कोड किया है। तो हमें इसके बाद ये देखना है कि ये जो 6th रो का डाटा है प्रिया का, ये डिलीट हुआ या नहीं। तो आप देख सकते हो अब जो करंट डाटा आपका शो हो रहा है, यहाँ पर 6 नंबर का जो डाटा है वो ऑटोमेटिकली यहाँ से कमांड के बाद डिलीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट कमांड हम करते हैं डिलीट करने की कॉलम को, टू डिलीट अ कॉलम। कॉलम को डिलीट करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। एक है डेल, जैसे मैंने आपको बताया कि हमेशा आपको यही सिखाया जाएगा कि अगर रो को डिलीट करना है तो ड्रॉप फंक्शन यूज करो और कॉलम को डिलीट करना है तो डेल। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक बात बताऊंगी, वो आप अभी समझिए इसको, कि डेल कमांड के साथ आप ड्रॉप भी यूज कर सकते हैं। किस तरह वो अभी बात करेंगे। पहले हम डेल से करा के दिखा रहे हैं। डेल बहुत सिंपल है, डेल df, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में आप अपने कॉलम का नाम ले लीजिए, मतलब टाइप कर दीजिए
जो भी आपको डिलीट करना है। और अब इसको आप रन करके देखिए कि क्या बोनस का कॉलम डिलीट हुआ या नहीं। तो आप यहाँ पर अब देखिए, ये आपका 3 ही कॉलम बचे हैं आपके पास, एम्प आईडी, एम्प नेम, सेल, बोनस आपका हट गया। ठीक है, तो आई थिंक ये वाला कमांड आपको समझ आ गया होगा कि डिलीट हमने किया किससे, डेल कमांड से। अब मैं आपको यहाँ पर एक कमांड जो ड्रॉप के साथ है वो मैं आपको सिखाना चाह रही हूँ, क्योंकि कई बार अगर एमसीक्यू में भी आ जाए कि भाई कॉलम को डिलीट करना है, बताइए इन एमसीक्यू के 4 ऑप्शंस में से किस किस कमांड को आप टिक करेंगे। तो आप अगर डेल डीएफ और स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है नाम तो आप उसे फौरन टिक कर देंगे, लेकिन ड्रॉप से लिखा होगा तो आपके माइंड में आपके टीचर का आवाज गूंजेगा कि भैया ड्रॉप तो केवल रो को डिलीट करता है, लेकिन नहीं, आप कॉलम भी डिलीट कर सकते हो। कैसे, देखो अभी पहले तो हम इसको रन करके देख लेते हैं कि ये हमारा बोनस वापस आया या नहीं, क्योंकि मैंने वो डेल कमांड वापस से रिमूव कर दिया था। ठीक है, ये देखिए अभी करंट आपके जो डाटा फ्रेम की सिचुएशन है वो ये है कि आपके पास अभी फिलहाल 4 कॉलम्स हैं, बोनस उसमें शामिल है। ठीक है, df इक्वल्स टू df डॉट ड्रॉप, ड्रॉप फंक्शन है ये हमें पता है, स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा ये भी हमें पता है तो हमने लगा दिया, लेकिन बोनस लगाएंगे अगर तो वो उसको रो में ढूंढेगा और बोनस नाम की तो कोई रो है नहीं, तो हमें क्या करना है, उसको घुमा देना है एक्सिस इक्वल टू 1 लिख के कि अब कंट्रोल चला जाएगा कॉलम्स के नाम के ऊपर, क्योंकि हमने इसका एक्सेस चेंज कर दिया। तो जब उसे एक्सेस मिल जाएगा 1 तो उसने कॉलम के नाम पे ढूंढा और कॉलम पे नाम पे उसको बोनस मिल गया तो बोनस को कर दिया डिलीट। तो आपको ये क्लिंच आराम से पता चल गया कि अगर आप एक्सेस इक्वल टू 1 दे देते हैं तो आप ड्रॉप कमांड से भी अपने कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ गया है। इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट कमांड मैं आपको कराने जा रही हूं, वो है कि आप अपने एग्जिस्टिंग डाटा फ्रेम के इंडेक्सेस के नाम क्या चेंज कर सकते हैं, और आपके जो एग्जिस्टिंग डाटा फ्रेम है क्या आप उसके कॉलम के भी नाम चेंज कर सकते हैं। एसक्यूएल में तो हम ऑल्टर कमांड से करते हैं, है ना, लेकिन क्या डाटा फ्रेम में ये पॉसिबल है, और अगर है तो किस तरह से पॉसिबल है, और अगर हम चेंज कर देते हैं तो क्या वो ओरिजिनल डाटा फ्रेम में चेंजेस डालता है, क्योंकि ये वैल्यू म्यूटेबल है, ये साइज म्यूटेबल है, तो क्या इन सारी कॉम्प्लिकेसी के बीच में इज इट पॉसिबल टू चेंज द नेम ऑफ देयर इंडेक्सेस एंड चेंज द नेम ऑफ इट्स कॉलम्स, और वो भी ओरिजिनल डाटा फ्रेम में। तो वही हम यहाँ पर करेंगे, कैसे, इस कमांड से। तो यहाँ पहले लिख देते हैं टू चेंज, या रीनेम ही लिख देते हैं, टू रीनेम द इंडेक्स एंड कॉलम नेम्स। ठीक है, और इसके लिए आप कमांड यूज करते हैं df डॉट रीनेम। रीनेम भी एक फंक्शन है तो राउंड ब्रैकेट में होगा, और इसमें 2 आपके एट्रीब्यूट चलते हैं, एक चलता है इंडेक्स, इंडेक्स के नाम बदलने के लिए, दूसरा चलता है कॉलम्स, नॉट कॉलम, क्या चलेगा, कॉलम्स। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, ये s का अपने आप में बड़ा ही वैल्यू है पाइथन में। जैसे डी टाइप्स लेते हैं हम, अगर हमें डाटा फ्रेम के डी टाइप देखने हो और सीरीज का देखना होता है तो डी टाइप लेते हैं केवल, s का अपने आप में काम है, तो आप इसको भी गलती नहीं करिएगा। तो ये हो गया df डॉट रीनेम, और यहाँ पर हमने ले लिया इंडेक्स इक्वल टू डिक्शनरी। ठीक है, अब इस डिक्शनरी में हम क्या करने वाले हैं, जो हमारे इंडेक्स के पुराने नाम हैं उन्हें हम लेंगे की, और जो हमारे इंडेक्स के हम नए नाम देना चाहते हैं रीनेम करके उन्हें हम लेंगे वैल्यू। तो सीधा सीधा डिक्शनरी में की कॉलन वैल्यू पेयर बनाना है, ओल्ड नेम कॉलन न्यू नेम, ये हमारा थ्योरम इसमें चलेगा। अब एक क्वेश्चन इसमें आ जाता है कई बार कि आपने अगर df डॉट रीनेम फंक्शन इस्तेमाल किया और आप इंडेक्सेस चेंज कर रहे हो, तो क्या ये मैंडेटरी है कि आपको सारे ही इंडेक्सेस के नाम बदलने हैं। अगर आपको केवल 2 इंडेक्स के बदलने हो तब क्या आप कर सकते हैं, डेफिनेटली आप यहाँ जितने पेयर देंगे वो उतने ही पेयर पे इम्पैक्ट डालेगा। इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि आपने इंडेक्स कमांड ले लिया तो ज़बरदस्ती है कि भाई सारे ही इंडेक्सेस के नाम बदलो। तो यहाँ हमने ले लिया, मान लीजिए 0 कॉलन, और मान लीजिए मैं यहाँ पर नाम देना चाहती हूँ emp1, और दूसरा हमने फर्स्ट इंडेक्स का ले लिया 1 कॉलन, और यहाँ हम ले लेते हैं emp2। ठीक है, तीसरा, बस 3 ही चेंज करके आपको एग्जाम्पल में दिखा देंगे, बाकी जो जैसे ये हो रहे हैं वैसे ही वो भी हो जाएगा। तो 2 कॉलन, और यहाँ पे हमने ले लिया
3। पर ये खाली इससे चेंज नहीं होगा, अगर मैं इतना रन करूं तो आप देखिएगा इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये ओरिजिनल डाटा फ्रेम में चेंज नहीं डालेगा। ठीक है, ओरिजिनल डाटा फ्रेम आप कहेंगे कि मैम ये तो कुछ आया ही नहीं चेंज, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें एक ओरिजिनल डाटा फ्रेम में चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर इन प्लेस इक्वल टू ट्रू लिखना जरूरी है बूलियन के साथ। अब देखिए, अब एकदम आपको ये इम्पैक्ट दिखाई देगा इसमें। ये देखिए आपके 0, 1, 2 जो इंडेक्स हैं उनका नाम हो गया है emp1, emp2, emp3, और बाकी 3, 4, 5 हमने चेंज किया नहीं था तो वो हुआ नहीं है। ठीक है, इसी के साथ हम क्या करते हैं कि ऊपर हमारा जो emp id है, ठीक है, जो emp id है उस emp id को हम नाम चेंज करके उसका eid ले लेते हैं, और उसी के साथ आप ये भी सीख जाएंगे कि रीनेम फंक्शन, जैसे 27 नंबर पे हमने ये यूज किया है कि रीनेम फंक्शन में हम एक ही बार में ये काम कर सकते हैं। ठीक है, रीनेम फंक्शन में आपने इंडेक्स भी चेंज कर दिए और कॉमा लगाकर COLUMNS, राइट, कॉलम्स इक्वल टू डिक्शनरी, कॉलम्स इक्वल टू डिक्शनरी, यहां पर भी हमने ये ले लिया। और हमारा अभी नाम था कॉलम का, जो एग्जिस्टिंग नेम है वो है emp id कॉलन, और नया नाम हम लेना चाहते हैं eid। ठीक है, eid आप इसमें ले लीजिए और यहां पर इसको आप कर दीजिए बंद और यहां लगा दीजिए कॉमा। ठीक है, तो अब देखिए ये आपका कॉलम का नाम भी बदल गया है, eid हो गया है emp id की जगह। कमांड हमने क्या यूज करी है आप एक बार फिर से देख लीजिए इसको, और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, या इस वीडियो को आपको 1-2 बार देखना पड़ेगा तभी आप इसको लिख पाएंगे। मैं आपके लिए एक बार इसको वर्बली बता देती हूँ। df.rename राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, क्योंकि फंक्शन है, इंडेक्स बदलने हैं तो इंडेक्स इक्वल टू डिक्शनरी, डिक्शनरी में हमने लिया पुराना नाम कॉलन नया नाम, डिक्शनरी क्लोज करके हमने कॉमा लगाया, और कॉलम्स में भी चेंजेस करने हैं पर एक ही कॉलम का नाम बदलना है, तो कॉलम्स इक्वल टू डिक्शनरी, डिक्शनरी में पुराने कॉलम का नाम कॉलन नया कॉलम का नाम, ये भी दे दिया, डिक्शनरी क्लोज कॉमा इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। कई बार ये क्वेश्चन में आ जाता है कि व्हाट इन प्लेस इक्वल टू ट्रू कमांड वुड इम्पैक्ट, अगर आप अपने रीनेम कमांड में इन प्लेस इक्वल टू ट्रू का रोल क्या है, तो इन प्लेस इक्वल टू ट्रू अगर आप लगा देते हैं तो व्हाट इम्पैक्ट वुड बी डन कि इट वुड इफेक्ट द ओरिजिनल डाटा फ्रेम, या इट वुड मेक द चेंजेस इन ओरिजिनल डाटा फ्रेम। तो ये इस पर फर्क पड़ेगा कि आप अगर ये कमांड ले लेते हैं। ठीक है, आई थिंक आई एम क्लियर, आपको समझ आ गया होगा। अब इसके बाद यहाँ पर हम एक कमांड करने वाले हैं जिसका मैंने आपके लिए एक डाटा फ्रेम, एक्चुअली इसमें 2 डाटा फ्रेम बनाने थे तो इसलिए मैंने ये डाटा फ्रेम बना दिया, नहीं तो आपका बहुत टाइम लग जाता है और बच्चे कहते भी हैं कि फिर वो डाटा फ्रेम तो हमें आता ही है बनाने के लिए, आप मेन कमांड्स हमें करा दीजिए जिनमें हमें मेनली कन्फ्यूजन रहता है। तो ये डाटा फ्रेम मैंने एक रेडी किया हुआ है, आप देखिए ये क्या कमांड करेगा। और ये कमांड कुछ रिक्वेस्ट से किसी की मैंने बनाया है यहाँ पर, क्योंकि जितने भी वर्जन हैं हमारे अभी एनाकोंडा के और करेंटली बुक में भी ये कमांड नहीं है, वहां पर अपेंड कमांड है, 2 डाटा फ्रेम को कंबाइन करने के लिए। कंबाइन समझ रहे होंगे आप कि एक डाटा फ्रेम ऑलरेडी बना हुआ है, यहाँ पर जैसे 30 नंबर पे मैंने df1 बनाया हुआ है, आप देख सकते हो कि यहाँ पर df1 नाम से हमने जो बनाया है उसका आउटपुट आ रहा है, ये प्रिंट किया है उसको मैंने, उसमें 3 कॉलम है, C1 में 2, 3, 4 3 वैल्यूज हैं, C2 में 11, 12, 13 3 वैल्यूज हैं, C3 में भी 3 वैल्यूज हैं, 55, 66, 43। तो ये मैंने प्रिंट किया है 31 पे। df2 को जब प्रिंट किया तो उसका जो आउटपुट है वो ये आया है। ठीक है, df2 को हमने प्रिंट किया है, उसका आउटपुट आया है ये। तो df2 में भी C1, C2, C3 3 ही हमने कॉलम लिए थे। अब यहाँ पे 34 नंबर लाइन पे आप देखिए मैंने क्या किया, df3 नाम से मैंने लिस्ट बनाई है, तो df3 इक्वल टू एक लिस्ट बनाई और उसमें df1 और df2 दोनों पास कर दिए। ठीक है, इसके बाद हमने एक r नाम का ऑब्जेक्ट बनाया और यहाँ पे लिखा है pd.concat df3, r इक्वल टू pd.concat df3। ठीक है, अब ये जो concat कमांड है ये बेसिकली क्या कर रहा है,
कॉन्कैट कमांड आपके दोनों डाटा फ्रेम को एक साथ कंबाइन कर रहा है। और इसके बाद आपकी चॉइस है, आप इसके इंडेक्सेस को रीनेम कर दीजिए तो ये कमांड आपका वास्तव में चल जाएगा। ठीक है, अब क्यों मैंने ये कमांड किसी की रिक्वेस्ट पे बनाया है, क्योंकि आपकी जितनी भी करंट वर्जन की भी बुक्स हैं, नई एडिशन की भी बुक्स हैं, उन बुक्स में अपेंड कमांड लिया हुआ है और वो कुछ इस तरह से लिया है। मैं आपके लिए यहाँ पर टाइप कर दूंगी, लेकिन उसमें एरर आता है a.append b। लेकिन कहीं भी आप इसको पढ़ेंगे तो अब ये कमांड आपके डाटा फ्रेम में या वर्जन में काम नहीं कर रही है। अपेंड कमांड इज नो लॉन्गर इन यूज नाउ। तो अब आप कमांड जो इस्तेमाल करते हो वो चलेगी कॉन्कैट, और वो भी इस तरीके से कॉन्कैट करके आप अपने दो डाटा फ्रेम को कंबाइन कर सकते हैं। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, और अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आई एम रेडी टू हेल्प। ठीक है, आपको इसमें हेल्प हो जाएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक बार हम पुराने वाले डाटा में देखते हैं हमारे पास क्या क्या वैल्यूज थी। अगर हम ऊपर अपने पुराने डीएफ को प्रिंट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या वैल्यूज आ रही थी, उसकी मैं एक कमांड आपको और करवाना चाह रही हूँ, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये हमारा डाटा फ्रेम चल रहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, इसको आप बिल्कुल मत छोड़िएगा। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि एक बोनस कमांड आपको मिल जाता है तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना ज़रूरी होता है। तो ये कमांड और आया हुआ है CBSE में 3-4 बार। एक कमांड मैं यहाँ लिखने चाह रही हूँ, उसका इम्पैक्ट आप देखना कि क्या होता है। यहाँ हम लिख रहे हैं प्रिंट, और यहाँ हमने लिखा df, फिर से स्क्वायर ब्रैकेट में हमने दिया df, और यहाँ पर हमने एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगाया और हमने मान लीजिए अपने कॉलम का नाम लिख दिया जो कि है एम्प नेम। ठीक है, एम्प नेम के बाद हमने किया कंपैरिजन और नाम हमने ले लिया सैम। ठीक है, ओके, और ये हम प्रिंट कमांड देख चुके हैं। अब आप इसका इम्पैक्ट देखिए कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमांड है, और एक डाटा फ्रेम बना हुआ आएगा जिसमें आपसे कहा जाएगा एक्सट्रैक्ट द डाटा फ्रॉम दिस डाटा फ्रेम। ठीक है, और किसका एक्सट्रैक्ट करना है उसका नाम वहां लिखा होगा, या इसको केस स्टडी में आ सकता है कि योर टीचर हैज रिकॉर्डेड द रिकॉर्ड ऑफ योर क्लास, नाउ शी वांट टू नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट सैम। ठीक है, और सैम के बारे में आपको और कुछ भी नहीं पता कि भाई वो सैम नाम का कोई बच्चा आपकी क्लास में अब है या नहीं, या स्कूल में है या नहीं, या सैम का आईडी क्या है, या सैम का इंडेक्स क्या है, आपको ये भी नहीं पता, रोल नंबर क्या है। बस आपसे कहा गया है कि एक्सट्रैक्ट करो सैम का डाटा। ठीक है, अब आपको ये तो पता है कि सैम का जो नाम है वो एम्प नेम में है, बस इतनी सी इंफॉर्मेशन से आप उसका डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस कमांड को आप प्लीज लिख लीजिए, आपके पक्का ये बहुत अच्छे से काम आएगी। ठीक है, तो अब अगर इसमें और कुछ नहीं समझ आया है तो आप मुझसे क्वेरी करके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके देन, गुड बाय एंड टेक केयर।